12 मई 1875 सूपा गांव, इंडिया। मनी लेंडर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। आग की लपटें आसमान तक जा रही हैं, लेकिन भीड़ घर नहीं जला रही, वे कागज जला रहे हैं। अकाउंट बुक्स, कर्ज के रिकॉर्ड्स, लीगल बॉन्ड्स। हजारों किसान चेहरे आग की रोशनी में चमकते हुए सदियों का कर्ज सचमुच राख बनते हुए देख रहे हैं। 60 दिनों के अंदर बगावत की ये जंगल आग 6,500 स्क्वायर किलोमीटर में 30 गांवों तक फैल जाएगी। ब्रिटिश ट्रूप्स बुलाएंगे, करीब 1,000 गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन वो कागज, वो जलते ही रहेंगे। यहां जो बात वाइल्ड है, ये कोई डाकू या अपराधी नहीं थे, ये आम किसान थे। ऐसे लोग जिन्होंने हर नियम माना, हर डॉक्यूमेंट साइन किया, हर टैक्स भरा। तो फिर उन्हें किसने इतना भड़का दिया? क्या चीज थी जो शांत गांव वालों को ऐसे बागी बना सकती थी कि वे सब कुछ दांव पर लगा दें? जवाब एक कहानी में छुपा है, जो 80 साल पहले बंगाल से शुरू होती है। राजमहल की ट्राइबल पहाड़ियों से होकर गुजरती है और दक्कन के कॉटन फील्ड्स में फट पड़ती है। ये कहानी है जमींदारों के ब्रिटिश के साथ शतरंज खेलने की, ट्राइबल कम्युनिटीज के सर्वाइवल की लड़ाई की, और एक ऐसे कागज की जो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटरबॉक्स। आज मैं आपको कॉलोनियल इंडिया के कंट्री साइड की ऐसी जर्नी पर ले जाने वाला हूं जो आपका दिमाग हिला देगी। ट्रस्ट मी, ये आपकी टिपिकल बोरिंग हिस्ट्री लेसन बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी इंग्लिश चैटरबॉक्स कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, जहां हम डेंस हिस्ट्री को ऐसी स्टोरीज में बदल देते हैं जो आपको सच में याद रहती हैं। और सुनिए, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिल्कुल फ्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर दीजिए। आपका फ्यूचर सेल्फ जो एग्जाम देगा आपको थैंक यू बोलेगा। ऑलराइट, बकल अप। अब हम जानेंगे कैसे ब्रिटिश ने इंडिया के कंट्री साइड को एक प्रेशर कुकर बना दिया जो आखिर में फट गया। लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, बंगाल के जमींदार। हमारी कहानी शुरू होती है बंगाल से, पहला इलाका जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनियल रूल बनाया। और यह सब शुरू होता है 1797 की एक बहुत अजीब नीलामी से। बर्दवान की रहस्यमयी नीलामी जरा इमेजिन कीजिए। बर्दवान में एक बड़ी पब्लिक ऑक्शन हो रही है। ताकतवर राजा ऑफ बर्दवान की एस्टेट्स बिक रही हैं क्योंकि वे ब्रिटिश को अपना रेवेन्यू नहीं दे पाए। बिडर्स इकट्ठा हैं, एस्टेट सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बिकती हैं और सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है। ब्रिटिश कलेक्टर जल्द ही पता लगाता है कि 95% से ज्यादा ये सेल्स फेक थीं। खरीदने वाले वे असल में राजा के ही सर्वेंट्स और एजेंट्स थे जो उनकी तरफ से उनकी ही जमीन वापस खरीद रहे थे। राजा ने पब्लिकली अपनी एस्टेट्स खो दी, लेकिन प्राइवेटली कंट्रोल अपने पास रखा। ब्रिलियंट, राइट? लेकिन साथ में डेस्परेट भी। ऐसा क्यों हुआ? राजा रेवेन्यू क्यों नहीं दे पाए? और इससे हमें रूरल बंगाल में क्या चल रहा था, इसके बारे में क्या पता चलता है? परमानेंट सेटलमेंट एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट 1793 में ब्रिटिश ने कुछ इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। सुनने में अच्छा लगता है, राइट? परमानेंट मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। लेकिन असल में इसका मतलब था ब्रिटिश एक क्राइसिस में थे। बंगाल की रूरल इकोनॉमी टूट रही थी, बार बार अकाल पड़ रहे थे, एग्रीकल्चरल आउटपुट घट रहा था। उन्हें एक सॉल्यूशन चाहिए था। उनका आइडिया, रेवेन्यू डिमांड को परमानेंटली फिक्स कर दो। लॉजिक सिंपल था। अगर जमींदार, रेवेन्यू कलेक्टर्स को पता हो कि उन्हें हमेशा कितना पे करना है तो वे सिक्योर फील करेंगे और खेती सुधारने में इन्वेस्ट करेंगे। इससे एक अमीर लॉयल लैंड ओनर्स की क्लास बनेगी जो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ब्रिटिश ने शुरुआत में ही रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा, मतलब रिडिक्युलसली हाई सेट कर दी। क्यों? क्योंकि वे सोचते थे अगर हम इसे अभी फिक्स कर देंगे तो बाद में कभी बढ़ा नहीं पाएंगे, तो अभी ही जितना हो सके उतना मांग लो। इससे एक इम्पॉसिबल सिचुएशन बन गई। जमींदार बार बार डिफॉल्ट क्यों करते थे? फर्स्ट, रेवेन्यू डिमांड शुरुआत से ही आसमान छू रही थी, बहुत ज्यादा सेट की गई। सेकंड, ये 1790 के दशक में हुआ जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर रहे थे। किसान जमींदारों को रेंट नहीं दे पा रहे थे, तो जमींदार ब्रिटिश को कैसे देते? थर्ड, रेवेन्यू हार्वेस्ट की क्वालिटी से फिक्स नहीं था। खराब फसल, कोई बात नहीं, फिर भी पे करो। और एक क्रूड चीज थी सनसेट लॉ। अगर ड्यू डेट के दिन सनसेट तक पे नहीं किया तो आपकी जमींदारी तुरंत ऑक्शन हो सकती थी।
फोर्थ, ब्रिटिश ने जमींदारों से उनके पुराने पावर छीन लिए। अब प्राइवेट आर्मी नहीं, कस्टम ड्यूटीज नहीं, कोर्ट्स ब्रिटिश कलेक्टर्स के हाथ में। जमींदार इंपॉर्टेंट दिखते थे, लेकिन असल में उन्हें कंट्रोल और वीकन किया जा रहा था। जोतदारों का उभार। अब यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब जमींदार स्ट्रगल कर रहे थे, एक नया ग्रुप पावर में आ रहा था, जोतदार। ये रिच पेजेंट्स थे और ये स्मार्ट थे। फ्रांसिस बुकानन, एक ब्रिटिश सर्वेयर, ने उन्हें डिटेल में डिस्क्राइब किया। जोतदार बहुत बड़ी जमीन कंट्रोल करते थे, कभी कभी हजारों एकड़। वे लोकल ट्रेड कंट्रोल करते थे, पैसा उधार देते थे और गरीब किसानों पर बहुत ताकत रखते थे। वे शेयर क्रॉपर से खेती करवाते थे, जो जमीन जोतते और आधा प्रोड्यूस जोतदार को देते। जमींदार जो शहरों में रहते थे, उनके उलट जोतदार गांव के अंदर रहते थे। वे सबको जानते थे, वे सब कुछ कंट्रोल करते थे और वे जमींदारों को रेवेन्यू देना बिल्कुल हेट करते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेजिस्ट किया, पेमेंट्स डिले किए, जमींदारों के खिलाफ दूसरे किसानों को मोबिलाइज किया। और जब जमींदारों की एस्टेट्स ऑक्शन होती, जोतदार अक्सर उन्हें खरीद लेते थे। इससे जमींदारों की अथॉरिटी पूरी तरह अंडरमाइन हो गई। कंट्री साइड में पावर शिफ्ट हो रही थी। जमींदारों ने कैसे फाइट बैक किया? लेकिन जमींदार हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने क्लेवर सर्वाइवल स्ट्रेटजीज बनाई। जैसे बर्दवान में हमने फिक्टिशियस सेल्स देखी। वे प्रॉपर्टी फीमेल रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर देते, क्योंकि ब्रिटिश लॉ महिलाओं की प्रॉपर्टी को सीजर से प्रोटेक्ट करता था। वे एजेंट्स के जरिए ऑक्शन मैनिपुलेट करते। वे जानबूझकर पे नहीं करते, एस्टेट ऑक्शन होने देते, उनके लोग बिड करते, फिर खरीद की रकम देने से मना कर देते। एस्टेट फिर से रीसेल होती, वही चीज, सबको थका देते, जब तक कि वो एस्टेट कम प्राइस पर वापस जमींदार को न मिल जाए। 1893 से 1801 के बीच 4 बड़े जमींदारियों ने मिलकर 30 लाख रुपए की फेक परचेजेस कर ली। कुल ऑक्शन सेल्स का 15% से ज्यादा फिक्टिशियस था। तो जमींदारी पावर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, अभी नहीं। उन्होंने सरवाइव किया, अडेप्ट किया और बहुतों ने 1800 के दशक की शुरुआत में अपना कंट्रोल और भी मजबूत किया। उन्हें गिरने में 1930 के दशक की ग्रेट डिप्रेशन तक लग गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूं, फिफ्थ रिपोर्ट। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा रिपोर्ट मिला, 1002 पेजेस लंबा। इसका नाम था फिफ्थ रिपोर्ट और इसमें बंगाल और मद्रास में जो कुछ हो रहा था सब डॉक्यूमेंट किया गया था। यह क्यों मनाया गया? क्योंकि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था। कई ग्रुप्स कंपनी के इंडियन ट्रेड पर मोनोपोली खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कंपनी पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट के आरोप लगाए। इसलिए पार्लियामेंट ने उन्हें डिटेल रिपोर्ट्स बनाने के लिए फोर्स किया। अब इंपॉर्टेंट बात, 150 साल से ज्यादा समय तक हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल बंगाल समझने के लिए फिफ्थ रिपोर्ट पर भरोसा किया। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने पाया कि हमें इसे बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक एजेंडा के साथ लिखा था। रिपोर्ट ने जमींदारी पावर के गिरने को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए चीजों को ज्यादा खराब दिखाया। यह हमें क्रूशियल बात सिखाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन वे न्यूट्रल नहीं होते। वे बनाने वालों के बायस और पर्पस को दिखाते हैं। पार्ट 2, ट्राइबल वर्ल्ड, पहाड़िया और संथाल। अब हम गियर बदलते हैं। बंगाल के सेटल्ड एग्रीकल्चर प्लेन से हम जा रहे हैं जंगली फॉरेस्टेड राजमहल हिल्स में। यहीं हम पहाड़िया और संथाल से मिलते हैं और 2 बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल्स की टक्कर देखते हैं। पहाड़िया कौन थे? जब फ्रांसिस बुकानन 1810 से 11 में राजमहल हिल से गुजरे तो उन्हें इलाका हॉस्टाइल और इम्पेनेट्रेबल लगा। लोग, पहाड़िया, सस्पिशियस और अनवेलकमिंग थे। वे उनके पास आते ही गांव छोड़ देते। वे ऑफिशियल से बात नहीं करते। इतना डर और दुश्मनी क्यों? पहाड़िया शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। वे जंगल के हिस्से साफ करते, झाड़ियां काटकर और अंडरग्रोथ जलाकर। राख मिट्टी को फर्टाइल बनाती। वे दालें और माइलेट्स उगाते, सिंपल होज से, हल से नहीं। कुछ साल बाद वे उस जमीन को रिकवर होने के लिए छोड़ देते और नई जमीन पर चले जाते। उनकी पूरी जिंदगी जंगल से जुड़ी थी। वे महुआ के फूल खाने के लिए इकट्ठा करते, सिल्क कोकून्स और रेजिन बेचने के लिए, लकड़ी चारकोल बनाने के लिए। उनके मवेशी अंडरग्रोथ और फॉलो लैंड पर चरते।
वे इमली और आम के ग्रोव्स के नीचे छोटे छोटे हॉटमेंट्स में रहते। पहाड़ियां पहाड़ियों को अपनी जमीन मानते थे, उनकी आइडेंटिटी और सर्वाइवल का बेस। उनके चीफ्स यूनिटी बनाए रखते, डिस्प्यूट सुलझाते और बैटल्स में लीड करते। और हाँ, वे प्लेन्स में रेगुलरली रेड्स करते थे। लेकिन ये रेड्स रैंडम वायलेंस नहीं थे, ये थे कमी के समय सरवाइव करने का तरीका, पावर असर्ट करने का तरीका, आउटसाइडर्स के साथ नेगोशिएट करने का तरीका। प्लेन्स के जमींदार शांति के लिए पहाड़िया चीफ्स को रेगुलर ट्रिब्यूट देते, ट्रेडर्स सेफ पैसेज के लिए टोल देते, बदले में पहाड़िया चीफ्स उन्हें प्रोटेक्ट करते। ये एक नेगोशिएटेड सिस्टम था, फ्रेजाइल लेकिन फंक्शनल। ब्रिटिश इन्वेजन और जंगल की कटाई। लेकिन लेट 1700 के दशक में सब बदल गया। ब्रिटिश ने सेटल एग्रीकल्चर की फ्रंटियर्स को आक्रामक तरीके से बढ़ाया। उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस को एनकरेज किया। जमींदार और जोतदार जंगलों को राइस फील्ड्स में बदलने लगे। क्यों? ब्रिटिश को चाहिए था ज्यादा लैंड रेवेन्यू, एक्सपोर्ट के लिए फसलें, एक सेटल्ड ऑर्डर्ड सोसाइटी। बात यह है, ब्रिटिश जंगलों को वाइल्डनेस से जोड़ते थे और जंगल के लोगों को सैवेज समझते थे। उन्हें लगता था पहाड़ियां प्रिमिटिव है और गवर्न करना मुश्किल है। उनके वर्ल्ड व्यू में जंगल साफ होने चाहिए और जंगल के लोग सिविलाइज होने चाहिए, मतलब अपने पुराने तरीके छोड़कर प्लाव एग्रीकल्चर अपनाएं। जैसे जैसे जंगल कम हुए, पहाड़िया की लाइफ खतरे में आ गई। उन्होंने जवाब में ज्यादा बार रेड्स करने शुरू कर दिए। ब्रिटिश पैनिक हो गए। पहले उन्होंने एक्सटर्मिनेशन ट्राई किया। 1770s में पहाड़िया, 1770s में पहाड़िया को सच में हंट करके मारना। जब वो फेल हुआ, उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। 1780 के दशक में ऑगस्टस क्लीवलैंड नाम के कलेक्टर ने पैसिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। पहाड़िया चीफ्स को एनुअल अलाउंस दिए गए और उन्हें अपने लोगों के गुड बिहेवियर के लिए जिम्मेदार बनाया गया। वे एक तरह से ब्रिटिश के पेड एम्प्लॉय बन गए। कई चीफ्स ने यह अलाउंस लेने से मना कर दिया। जिन्होंने लिया, उन्होंने अपनी कम्युनिटी में रिस्पेक्ट खो दिया। उन्हें सेल आउट समझा गया। वहीं पहाड़िया और अंदर पहाड़ों में चले गए, रेसिस्टेंस जारी रखते हुए। संथाल एक अलग कहानी। 1810 तक जब बुकानन ट्रेवल कर रहे थे, कुछ नया हो रहा था। एक और ग्रुप आ रहा था, संथाल। जब बुकानन संथाल इलाकों में पहुंचे, वे हैरान रह गए। लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म हो रहा था। जंगल कट रहे थे, जमीन खेती में आ रही थी और ह्यूमन लेबर का प्रॉपर एप्लीकेशन कम से कम ब्रिटिश की नजर में दिख रहा था। संथाल 1780 के दशक में बंगाल आने लगे थे। ब्रिटिश ने उन्हें एक्टिवली इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि पहाड़िया सेटल डाउन होने से मना करते थे। पहाड़िया शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं छोड़ते थे। पहाड़िया टर्बुलेंट और रिबेलियस बने रहते थे। संथाल इसके उलट परफेक्ट लगते थे। वे खुशी खुशी जंगल साफ करते और सेटल्ड प्लाव एग्रीकल्चर करते। 1832 में ब्रिटिश ने दामिनेकोह बनाया। राजमहल की तराई में संथाल के लिए एक स्पेशल टेरिटरी। डील थी 10 साल में कम से कम 1/10 जमीन क्लियर और कल्टीवेट करो। टेरिटरी सर्वे की गई, मैप की गई और बाउंड्री पिलर से मार्क की गई। और यह काम कर गया स्पेक्टेक्युलरली। 1838 40 संथाल गांव, 1851 1473 गांव। संथाल पॉपुलेशन 3000 से 82,000 हो गई। कल्टीवेशन बढ़ा, रेवेन्यू कंपनी के खजाने में गया। संथाल मिथ्स और सॉन्ग्स बताते हैं कि लंबी यात्राओं के बाद उन्हें आखिर एक जगह मिली जहां वे बस सके। लेकिन पहाड़िया का क्या हुआ? जैसे ही संथाल ने लोअर हिल्स और वैलीज ले ली, पहाड़िया को ऊपर की सूखी पथरीली बंजर पहाड़ियों में धकेल दिया गया। उनकी सबसे फर्टाइल जमीन दामिनेकोह का हिस्सा बन गई। अच्छी मिट्टी और जंगल के बिना उनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन चल नहीं सकती थी। शिकारी अपने हंटिंग ग्राउंड्स खो बैठे। उनकी पूरी लाइफस्टाइल ढह गई। लंबे समय में वे गरीब हो गए। और संथाल, वे भी हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं रहे। जल्द ही उन्होंने देखा स्टेट उस जमीन पर हैवी टैक्स लगा रहा था जिसे उन्होंने क्लियर किया था। मनी लैंडर्स दीकू हाई इंटरेस्ट लेते और जमीन छीनते। जमींदार दामिनेकोह पर कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल का सब्र टूट गया। 1855 से 56 में उन्होंने जमींदारों, मनी लैंडर्स और कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ एक बड़ी बगावत की।
वे अपना एक आइडियल वर्ल्ड बनाना चाहते थे जहां वे खुद रूल करें। रिबेलियन को बेरहमी से क्रश किया गया, लेकिन ब्रिटिश ने लेसन लिया। उन्होंने संथाल परगना बनाया, 5,500 स्क्वायर माइल का नया टेरिटरी जो भागलपुर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से काट कर बनाया गया, स्पेशल लॉज के साथ, ताकि संथाल को शांत किया जा सके। हो और प्लाऊ की लड़ाई, पहाड़िया शिफ्टिंग कल्टीवेशन बनाम संथाल सेटल्ड एग्रीकल्चर। असल में कॉलोनियल पॉलिसीज द्वारा इंजीनियर्ड एक लड़ाई थी जिसने एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। बुकानन की राइटिंग्स को समझना, दक्कन जाने से पहले हमें फ्रांसिस बुकानन के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि हम उनकी ऑब्जर्वेशंस पर काफी निर्भर रहे हैं। वे कौन थे? बंगाल मेडिकल सर्विस में एक फिजिशियन जो बाद में ब्रिटिश के लिए सर्वेयर बने। उन्होंने कलकत्ता अलीपुर जू ऑर्गेनाइज किया और बोटेनिकल गार्डन्स मैनेज किए। उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया। लेकिन हमें याद रखना है, बुकानन न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे। उनके जर्नीज कंपनी ने पे की थी, क्योंकि कंपनी को उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जब बुकानन ट्रैवल करते तो उनके साथ लोगों की पूरी टीम होती, ड्राइंग बनाने वाले, सर्वेयर्स, पालकी उठाने वाले, कुली। गांव वालों को वे सरकार के एजेंट लगते। उनके पास खास इंस्ट्रक्शंस होते कि क्या देखना है, एक्सप्लॉइट करने लायक रिसोर्सेज, खनिज और ऐसी जमीनें जिन्हें बदला जा सके। बुकानन ने स्टोन्स, रॉक्स, सॉइल स्ट्राटा, आयरन ओर, माइका, ग्रेनाइट, सॉल्ट पीटर यानी कमर्शियली वैल्यूएबल चीजों को बहुत नोट किया। उन्होंने लैंडस्केप को सिर्फ जैसा था वैसा नहीं, बल्कि जैसा उसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है वैसा भी डिस्क्राइब किया। उनकी सोच कंपनी के कमर्शियल इंटरेस्ट्स और वेस्टर्न प्रोग्रेस के आइडियाज से बनी थी, इसलिए वे फॉरेस्ट ड्वेलिंग लाइफस्टाइल्स के प्रति क्रिटिकल थे। वे मानते थे जंगलों को एग्रीकल्चरल लैंड में बदलना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हर कॉलोनियल सोर्स को क्रिटिकली पढ़ना चाहिए। वे बहुत कीमती हैं, लेकिन उनमें लिखने वालों का पर्सपेक्टिव, बायस और इंटरेस्ट होता है। पार्ट 3, दक्कन दंगे 1875। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। वेस्टर्न इंडिया, बॉम्बे दक्कन 1875। यहां हम कॉलोनियल इंडिया के सबसे ड्रामेटिक पीजेंट रिवॉर्ड्स में से एक देखते हैं। हे, अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आ रही है तो इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारे वीडियोस मिस ना करें। और याद रखिए, फ्री क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस दिन सब फट पड़ा, 12 मई 1875, पूना डिस्ट्रिक्ट का सूपा गांव, एक बड़ा मार्केट टाउन जहां शॉपकीपर्स और मनी लेंडर्स रहते थे। अचानक आसपास के गांवों से रैयत, किसान इकट्ठा हुए और अटैक कर दिया। लेकिन वे रैंडमली लूट नहीं रहे थे। उनका एक स्पेसिफिक टारगेट था, बही खाते, अकाउंट बुक्स और कर्ज के बॉन्ड्स। उन्होंने खाते जलाए, उन्होंने अनाज की दुकानों को लूटा, उन्होंने साहूकारों के घरों को आग लगा दी। मनी लेंडर्स डर के मारे भाग गए, सब कुछ पीछे छोड़कर। पूना से यह बगावत अहमदनगर तक फैल गई। 2 महीनों में यह 6,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गई और 30 से ज्यादा गांवों को अफेक्ट किया। हर जगह वही पैटर्न, साहूकारों पर हमला, अकाउंट बुक्स जलाना, कर्ज के बॉन्ड्स तोड़ना। ब्रिटिश ऑफिशियल्स पैनिक हो गए। उन्हें 1857 की याद आ गई। पुलिस पोस्ट लगाए गए, ट्रूप्स बुलाए गए, 951 लोग अरेस्ट हुए। कंट्री साइड को कंट्रोल में लाने में महीनों लग गए। लेकिन क्यों? इतना गुस्सा क्यों? बॉन्ड्स और डीड्स क्यों जलाए? दक्कन के कंट्री साइड में ऐसा क्या हुआ था जो इतना एक्सप्लोसिव एंगर बना गया? चलो हिस्ट्री ट्रेस करते हैं। रैयतवारी सेटलमेंट। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट के बाद ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि उन्होंने मिस्टेक की थी। जब 1810 के बाद बंगाल में एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़े, जमींदार अमीर हो गए, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू फिक्स रहा। वे उस बढ़े हुए इनकम को कैप्चर करना चाहते थे। साथ ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स एक फेमस इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो को पढ़ रहे थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि लैंड ओनर्स को सिर्फ एवरेज रेंट मिलना चाहिए, कोई भी सरप्लस स्टेट को टैक्स करना चाहिए, वरना लैंड ओनर्स रेंटियर्स बन जाते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ रेंट के पैसों पर जीते हैं और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसलिए बॉम्बे दक्कन में उन्होंने रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। रेवेन्यू सीधे रैयत, कृषक से तय किया गया। उन्होंने अलग अलग सॉइल टाइप से एवरेज इनकम का अंदाजा लगाया, रैयत की पेइंग कैपेसिटी असेस की,
स्टेट का शेयर फिक्स किया और हर 30 साल में रीसर्वे किया। इस बार रेवेन्यू परमानेंट नहीं था, इसे बढ़ाया जा सकता था। कर्ज का स्पाइरल। 1820 के दशक में पहली सेटलमेंट बहुत ब्रूटल थी। रेवेन्यू डिमांड इतनी हाई थी कि किसान गांव छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। जब बारिश फेल हुई और फसल खराब हुई, पेमेंट इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन कलेक्टर्स अपनी एफिशिएंसी दिखाना और अपने सीनियर्स को खुश करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सख्ती से पेमेंट निकाला, फसल सीज करना, पूरे गांव पर फाइन लगाना। फिर आया 1830। 1832 के बाद एग्रीकल्चरल प्राइसेस क्रैश हो गए और 15 साल से ज्यादा लो रहे। किसानों की इनकम गिर गई। 1832 से 32 में एक भयानक अकाल पड़ा। 1/3 मवेशी मर गए, आधी इंसानी आबादी मर गई। सर्वाइवर्स के पास एग्रीकल्चरल स्टॉक्स नहीं थे। अनपेड रेवेन्यू बैलेंस बढ़ते गए। सर्वाइव करने के लिए, रेवेन्यू भरने के लिए, बीज और मवेशी खरीदने के लिए, बच्चों की शादी के लिए किसानों को उधार लेना पड़ा। और उधार लेने के बाद वे चुका नहीं पाए। कर्ज बढ़ता गया। मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंस बढ़ गया। 1840 के दशक तक ऑफिशियल्स को हर जगह इंडेटेडनेस के बहुत अलार्मिंग लेवल्स मिल रहे थे। कॉटन बूम और पास्ट। फिर आया 1860 के दशक और अमेरिकन सिविल वॉर। इससे पहले ब्रिटेन के रॉ कॉटन का 3/4 अमेरिका से आता था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हमेशा चिंतित रहते, अगर अमेरिकन सप्लाई रुक गई तो। 1861 में सिविल वॉर शुरू हुआ। अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट्स गिर गए। 2 मिलियन बेल्स से बस 55,000 बेल्स तक। इंडिया को फ्रैंटिक मैसेजेस गए, कॉटन उगाओ। एक्सपोर्ट मर्चेंट्स कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स में दौड़ पड़े। कॉटन प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। क्रेडिट आसानी से मिलने लगा। साहूकार खुशी खुशी लोन देने लगे, सोचकर कि पैसा वापस आ जाएगा। दक्कन के रैयतों को अचानक अनलिमिटेड जैसा क्रेडिट मिलने लगा। उन्हें हर एकड़ कॉटन के लिए 100 रुपए एडवांस मिलने लगे। 1860 से 1864 के बीच कॉटन एरियाज डबल हो गया। 1862 तक ब्रिटेन के 90% से ज्यादा कॉटन इंपोर्ट्स इंडिया से आने लगे। यह प्रॉस्पेरिटी लगती थी, लेकिन ज्यादातर किसानों के लिए कॉटन एक्सपेंशन का मतलब था ज्यादा कर्ज, वेल्थ नहीं। फिर 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ। अमेरिकन कॉटन प्रोडक्शन वापस बढ़ गया। इंडियन कॉटन की डिमांड गिर गई। प्राइसेस क्रैश हो गए। एक्सपोर्ट मर्चेंट्स और साहूकारों ने क्रेडिट देना बंद कर दिया। उन्होंने पुराने कर्ज की रीपेमेंट मांगनी शुरू कर दी। और इसी समय जब क्रेडिट सूख गया और प्राइसेस गिर गईं, ब्रिटिश ने नया रेवेन्यू सेटलमेंट किया और डिमांड 50 से 100% बढ़ा दी। रैयत कैसे पे करें? वे मनी लेंडर्स के पास गए, लेकिन मनी लेंडर्स ने अब लोन देने से मना कर दिया। उन्हें भरोसा नहीं था कि रैयत चुका पाएंगे। विस्फोट। इस मना करने से रैयत बहुत गुस्सा हो गए। यह सिर्फ कर्ज में होने की बात नहीं थी, बात थी काउंट्रीसाइड के कस्टमरी नॉर्म्स टूटने की। ट्रेडिशनली इंटरेस्ट प्रिंसिपल से ज्यादा नहीं हो सकता था, एक नॉर्म जो एक्सप्लॉयटेशन लिमिट करता था। कॉलोनियल रूल में यह टूट गया। एक केस में एक मनी लेंडर ने 100 रुपए के लोन पर 2,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया। रैयतों की शिकायत थी कि मनी लेंडर्स लॉज मैनिपुलेट करते, अकाउंट्स फोर्ज करते, रसीदें देने से मना करते, बॉन्ड्स में फॉल्स फिगर्स लिखते, हार्वेस्ट कम दाम में ले लेते, किसानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते। डीड्स और बॉन्ड्स ऑपरेशन के सिंबल बन गए। पहले ऐसे फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स कम होते थे। ब्रिटिश ने हर चीज के लिए लिखित कॉन्ट्रैक्ट जरूरी कर दिया। लेकिन किसान समझते नहीं थे कि वे क्या साइन कर रहे हैं। उन्हें लिखे शब्द से डर लगता था, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं थी। इसलिए जब 1875 में वे उठे तो अकाउंट बुक्स और डेट बॉन्ड्स जलाना उनके लिए उन इंस्ट्रूमेंट्स को नष्ट करना था जो उन्हें दबा रहे थे। वे उस सिस्टम को मिटाने की कोशिश कर रहे थे जिसने उन्हें फंसा लिया था। दक्कन दंगे आयोग। गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने शुरू में इस रिवोल्ट को डाउन प्ले किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1857 की याद से डरकर उन्हें एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने के लिए फोर्स किया। दक्कन दंगे आयोग ने 1878 में एक बड़ा रिपोर्ट बनाया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ। इसमें था अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्वायरी, रैयतों, साहूकारों, आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, रेवेन्यू, प्राइजेस, इंटरेस्ट रेट्स पर स्टैटिस्टिकल डेटा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की रिपोर्ट्स। लेकिन बात यह है, कमीशन से खास तौर पर पूछा गया था कि क्या गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड ने रिवोल्ट कराया? उनका कंक्लूजन, नहीं। उन्होंने मनी लेंडर्स को ब्लेम किया।
ये कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में कॉमन था। सरकार की पॉलिसीज ने पॉपुलर डिस्कंटेंट बनाया, ये मानने से लगातार इनकार। हमेशा किसी और को ब्लेम करो। तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स इनवैल्यूएबल सोर्सेस हैं, लेकिन हमें इन्हें केयरफुली पढ़ना चाहिए और न्यूज़पेपर्स, अनऑफिशियल अकाउंट्स, लीगल रिकॉर्ड्स और ओरल सोर्सेस से क्रॉस रेफरेंस करना चाहिए जहां भी पॉसिबल हो। तो कॉलोनियल काउंट्रीसाइड की इस जर्नी से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदारों के लिए क्राइसिस बनाया, जबकि एक नई क्लास रिच पाइजेंट्स यानी जोतदार को पावर दी। हमने राजमहल हिल्स में पहाड़िया के ट्रैजिक डिस्प्लेसमेंट और संथाल के एक्सप्लॉयटेशन को देखा। हमने दक्कन के किसानों का गुस्सा महसूस किया, जो कर्ज और ऑपरेशन से बगावत तक पहुंच गया। हर जगह कॉमन पैटर्न दिखते हैं। कॉलोनियल रेवेन्यू पॉलिसीज जो बेरहमी से वेल्थ एक्सट्रैक्ट करती थीं, ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप्स और कस्टमरी नॉर्म्स का टूटना, पावर और एक्सप्लॉयटेशन के नए फॉर्म्स का उभरना, रेसिस्टेंस, कभी सक्सेसफुल कभी क्रश्ड, लेकिन हमेशा कॉलोनियल रूल की ह्यूमन कॉस्ट दिखाती हुई। हमने ये भी सीखा कि हिस्टोरिकल सोर्सेस को कैसे क्रिटिकली पढ़ें, समझते हुए कि फिफ्थ रिपोर्ट और बुकानन के सर्वे जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हुए भी उन्हें बनाने वालों के बायस और इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, हमने याद रखा कि हर पॉलिसी, हर स्टैटिस्टिक, हर रिबेलियन के पीछे रियल लोग थे। जमींदार जो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, पहाड़िया जो अपनी लाइफस्टाइल बचाने के लिए लड़ रहे थे, संथाल जो एक घर ढूंढ रहे थे, रैयत जो कर्ज के बॉन्ड्स को आग में झोंक रहे थे। उनकी स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था, इसने काउंट्रीसाइड में रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को पूरी तरह बदल दिया। ऑलराइट एवरीवन, ये था हमारा डीप डाइव कॉलोनियलिज्म एंड द काउंट्रीसाइड। मुझे उम्मीद है इससे आपको सिर्फ ये नहीं समझ आया कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों हुआ और लोगों की जिंदगी पर इसका क्या मतलब था। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा, इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। लाइक बटन दबाइए, इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट्स डालिए, मैं जानना चाहूंगा कि इस चैप्टर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। और मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्री में पाइए। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अब और आसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहां हम हिस्ट्री की इस फैसिनेटिंग दुनिया को और एक्सप्लोर करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सीखते रहिए, सवाल करते रहिए और क्यूरियस बने रहिए।